नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर जो कि सभी एग्जाम के लिए वैलिड होगा, प्रैक्टिस सेट जो कि यूपीएससी और सभी पीसीएस के लिए वैलिड होगा, और टॉप फैक्ट्स ऑफ द डे जो भी टॉप फैक्ट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल सिंपोजियम एक्सरसाइज AIKAA ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKAY कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपको चेन्नई में आयोजित की गई है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है वो आपको 2 डे का नेशनल सिम्पोजियम एक्सरसाइज है, जो कि आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड आर्मी साउदर्न कमांड इन चेन्नई में दोनों साथ में मिलकर किए हैं। इसका जो उद्देश्य है वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना और फोस्टर कोलैबोरेशन को कैसे समायोजित किया जाए इसके संबंध में उस दिशा निर्देश का पालन करना। The event concluded simultaneous technology discussion, expert insights on disaster management. Participants include representation from various sectors like railway, transport, health, environment, along with disaster authority and Indian Army officials from the IMD, remote sensing centers and Central Water Commission also. इस जो 2 डे नेशनल सिम्पोजियम एक्सरसाइज जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अथॉरिटी है उसके द्वारा जो भी देश में जो भी आपदा आती है उसमें फोस्टर कोलैबोरेशन कैसे किया जाए। क्योंकि कहीं भी आपदा आती है तो उसमें जान माल की क्षति होती है और वहाँ जो मेजर डिजास्टर के चलते वहाँ बहुत सारी क्षति होती है, जीवन का जो है वो हानि होता है। तो उसको बहाल करने के लिए, उसको जो जो लॉस है, जो डिजास्टर का लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या जितने भी विभाग और संसाधन की जरूरत है उन सब के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, जैसे अगर हम आपदा आएगा तो रेलवे जो है वहाँ ट्रैक अगर टूट गया तो रेलवे को कैसे, तो ट्रांसपोर्ट का कैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाए, हेल्थ का क्या है, हेल्थ को कैसे वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए, जो इन्वायरमेंटल जो वहाँ चुनौतियाँ हैं उसको कैसे टैकल किया जाए। तो इसके लिए सारे जो विभाग हैं, जैसे रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद जो सेना है, जो कि जो कभी कहीं भी आपदा आती है तो एनडीआरएफ जो है, एसडीआरएफ जो है, उसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इन सारे सेनाओं को लगाया जाता है ताकि जो डिजास्टर है उसके रिस्क को कम से कम किया जा सके। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज किया गया है दो दिनों का नेशनल सिंपोजियम एक्सरसाइज, जिसको AIKAY बोला गया है, जो कि आपको चेन्नई में आयोजित हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अपॉइंटेड विच ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर एट इट्स एज इट ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है सरबजीत सिंह, दूसरा कहता है मनु भाकर, तीसरा कहता है विजय कुमार और चौथा कहता है स्वप्निल कुसाले। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मनु भाकर हो जाएगा। हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था तो इनके द्वारा वहाँ पे जो मेडल जीता गया था। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा मनु भाकर को जो कि डबल ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर हैं, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर किस मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, जो कि आपको इसका अनाउंस जो है वर्तमान मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था चेन्नई में
17 सितंबर 2024 को। द इवेंट जो है वो आपको आयोजित हुआ था, चौथा इवेंट आयोजित हुआ था, जिसका थीम था नारी शक्ति फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जिसका एम था वुमेन ऑनर वुमेन अचीवर, जो महिला सम्मानित व्यक्तित्व हैं उनको सम्मानित करना। इट वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी एंड करमजार पोर्ट अथॉरिटी। तो ये आपको चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और करमजार पोर्ट कामाराजार पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। ये जो आपको द इवेंट टुक प्लेस द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ऑफ द चेन्नई पोर्ट। तो ये जो इवेंट हुआ था वो आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, चेन्नई पोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर हुआ था। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द एनसीटी दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा अतिशी मार्लेना। ठीक है, विजय अभी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल तो मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, वो ऑफिस नहीं जा सकते हैं, किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप जो है नैतिक रूप से जो है वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बेल पे रिहा व्यक्ति जो है वो जो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। मतलब ये कहने का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, लेकिन जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही होता है कि अगर आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं, कोई कभी ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो आप किस बात के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जो है वो इस्तीफा दे दिया, और अतिशी मार्लेना जो कि उनकी विधायक हैं, जो कि अभी तक 14 मंत्रालय विभागों का जो पदभार है वो संभाल रही थी, तो उनको जो है वो आपको दिल्ली का जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ये दिल्ली की जो है तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, और आम आदमी पार्टी की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखिएगा, अतिशी मार्लेना, जो कि अरविंद केजरीवाल के बाद आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने अपना शपथ अभी लिया नहीं है, लेंगे, लेकिन इनके नाम की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं अतिशी मार्लेना जो है वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनेंगी। ये आपको अरविंद केजरीवाल के बाद, जो कि आपको करप्शन चार्ज इन पे लगाया गया है, तो वो आपको दिल्ली लीकर एक्साइज केस में इनको बेल मिली है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से। और चीफ मिनिस्टर जो है वो केजरीवाल 3 बार रह चुके हैं। उन्होंने अपना गवर्नर को इस्तीफा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना है, और अतिशी मार्लेना जो है वो आपको कालका जी से एमएल हैं, और थर्ड वुमेन एंड 8 पर्सन टू सर्व दिल्ली चीफ मिनिस्टर। मतलब ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी, और 8वीं जो है वो आपको दिल्ली की सीएम होंगी। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो आपको 11 फरवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। तो इसके बाद जो है वो चुनाव होगा, और आम आदमी पार्टी को 2020 में 62 सीट्स मिली थी। तो याद रखिएगा कि अभी चुनाव जो है 2-3 महीने बाद होने वाला है, इसीलिए अतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच कंट्री वन द मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। किस देश ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को जीता है? तो वो हो गया भारत। भारत ने हाल ही में चीन को हरा के इस ट्रॉफी को हासिल किया है। इंडियन हॉकी टीम लेड बाय हरमनप्रीत सिंह। तो याद रखिएगा कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह आपको, जिन्होंने मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है रिकॉर्ड 5th टाइम, यानी कि पांचवी बार भारत ने एशियन हॉकी टीम का चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीता है, और ये इस बार चाइना को इन्होंने 1-0 से हराया है। ये आपको चाइना में इसका आयोजन हुआ था। युवराज सिंह जो है वो उन्होंने विनिंग गोल किया था। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि किसने विनिंग गोल किया था, तो युवराज सिंह ने विनिंग गोल किया था, जो कि 51वें मिनट में हुआ था। भारत ने
इसके पहले जो है 2011, 2016, 2018 और 2023 में एशियन मेंस हॉकी टीम का चैंपियनशिप जीता था। पांचवी बार है, तो पहली बार जीता था 2011 में, 2016 में, 2018 और 2023 और 2024। इंडिया रिमेन अनबीटेन इन द टूर्नामेंट डिफीटिंग चाइना। भारत जो है अविजय, मतलब कोई भी मैच भारत ने नहीं हारा। चाइना रीचेज देयर फर्स्ट इवन फाइनल। चाइना पहली बार फाइनल में पहुंचा था। पाकिस्तान जो है वो तीसरे स्थान पे था आपको। तो ये तो हो गया आपको, चाइना पहली बार फाइनल में पहुंचा था। भारत ने 5वीं बार जीता, पहली बार 2011 में जीता था, दूसरी बार 2016 में, तीसरी बार 2018 और 2023 और 24 में इन्होंने अभी जीता है। ठीक है, तो अभी कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया कंक्लूजिव कनक्लेव हेल्ड। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी इंडिया इंक्लूजिव कनक्लेव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसकी व्याख्या देखते हैं। दूसरा नाडा इंडियन कंक्लूजिव कनक्लेव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जो कि 18 सितंबर को। इसका फर्स्ट कनक्लेव जो है वो आपको 2022 में आयोजित हुआ था। इट वाज हेल्ड alongside international meeting under the UNESCO Anti-Doping Convention on September. Union Minister Mansukh Mandavia and Khadse attend the inauguration organized by NADA under the Ministry of Youth Affairs and Sports. तो याद रखिएगा, इसका आयोजन जो है किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने किया था। और ये दूसरा, पहला आयोजन इसका कब हुआ था? 2022 में हुआ था, दिसंबर 2022 में। ठीक है, एंटी डोपिंग किसने उद्घाटन किया? तो मनसुख मांडविया, जो कि खेल मंत्री भी हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए आपको वैलिड है, मतलब इस टाइप के प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए सीपीएससी टू अचीव ए महारत्न स्टेटस। सीपीएससी का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज, जो लोक उद्यम उपक्रम होते हैं, सरकारी कंपनी जैसे बीएसएनएल हो गया, तो उनको सीपीएससी बोला जाता है। शॉर्ट नेम है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए सीपीएससी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर कहता है, एक कहता है एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीडिंग 25,000 करोड़ इन द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक होना। दूसरा कहता है लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग, निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना। तीसरा कहता है मस्ट हैव ए कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और एबव इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। विशिष्ट प्रदर्शन संकेतकों में 60 या उससे अधिक का समय स्कोर होना चाहिए। चौथा कहता है सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल ऑपरेशन, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्ट हैव ए कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और एबव इन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। विशिष्ट प्रदर्शन संकेतकों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर होना चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ हैविंग ए कंपोजिटिव स्कोर ऑफ 60 and above in a specific performance indicator is required for Navratna status, not Maharatna status. For Maharatna status, the criteria include an average annual turnover exceeding 25,000 करोड़। सिंपल सा है कि जो 60 से ज़्यादा स्कोर जो है वो आपको नवरत्न कंपनी के लिए ये रिक्वायर्ड है। महारत्न कंपनी के लिए आपको 25,000 करोड़ रुपया क्राइटेरिया। एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। बीइंग लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, विथ प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड
हैविंग सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्रेजेंस, इंटरनेशनल ऑपरेशन एंड अमॉन्ग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो जो महारत्न कंपनी है उसके लिए सिंपल है कि आपको 25,000 एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, 25,000 करोड़। उसके बाद से आप जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए, और उसके बाद से सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्रेजेंस भी आपका होना चाहिए, जैसे IOCL। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अरावली हेलीकॉप्टर इंजन प्रोजेक्ट। अरावली हेलीकॉप्टर इंजन परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द ऑप्शन नंबर ए कहता है द अरावली इंजन इज बीइंग डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। अरावली इंजन को विशेष रूप से भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए विकसित किया जा रहा है। द पार्टनरशिप बिटवीन HAL and SAF HAL Helicopter Engine Private Limited is a part of India's strategy to enhance indigenous aerospace capability। दूसरा कहता है कि हाल और SAF हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के बीच साझेदारी स्वदेशी एरोस क्षमताओं को बढ़ाने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। तीसरा नंबर कहता है द अरावली इंजन प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व कोलैबोरेशन विथ रशियन एरोस्पेस कंपनी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अरावली इंजन परियोजना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रूसी एरोस्पेस कंपनियों के साथ सहयोग शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 2 जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो आपको गलत है। अरावली इंजन इज बीइंग डेवलप्ड फॉर बोथ इंडियन मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर। अरावली इंजन जो है वो आपको इंडियन मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए भी डेवलप किया जा रहा है। और ये आपको सिर्फ IMHR के लिए IMRH के लिए डेवलप नहीं किया जा रहा है, तो ये आपको DBMRH के लिए भी डेवलप किया जा रहा है, यानी कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। दूसरा जो है वो आपको गलत सही है। द पार्टनरशिप इज इंडीड पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेटजी टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, ए की ऑब्जेक्टिव इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन सप्लायर। जो साझेदारी हुई है वो भारत के रणनीति का हिस्सा है, ताकि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सके एयर स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो फॉरेन सप्लायर पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। कोलैबोरेशन इज विथ SAF HAL हेलीकॉप्टर इंजिन्स लिमिटेड which is partnership focus on indigenous development, and there is no mention of Russian company being involved in the project। तो ये पूर्णतः भारत और स्वदेशी पार्टनरशिप है, इसमें रशिया की किसी कंपनी का वर्णन नहीं है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नमन। नमन प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है द प्रोजेक्ट नमन इज ए इनिशिएटिव बाय द इंडियन आर्मी टू स्ट्रीमलाइन पेंशन प्रोसेस फॉर डिफेंस पेंशन एंड वेटरन्स। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना द्वारा रक्षा पेंशन भोगियों और दिग्गजों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की पहल है। दूसरा कहता है द प्रोजेक्ट रिलाई ऑन स्पर्स डिजिटल पेंशन सिस्टम विच इज मैनेज इंटायरली बाय द इंडियन गवर्नमेंट विदाउट एनी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। यह परियोजना स्पर्स डिजिटल पेंशन प्रणाली पर निर्भर करती है, जिसका प्रबंधन पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी भी निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं होती है। तीसरा नंबर कहता है कॉमन सर्विस सेंटर अंडर द प्रोजेक्ट नमन आर मैनेज बाय वेटरन और देयर फैमिली इंश्योरिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द सर्विस डिलीवरी। प्रोजेक्ट नमन के तहत कॉमन सर्विस सेंटर दिग्गजों या उनके परिवारों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो सेवा वितरण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें सिर्फ 2 जो है वो आपको सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक जो है वो सही है। प्रोजेक्ट नमन जो है वो एक इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जो कि पेंशन प्रोसेस को जो है आसान बनाने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। 3 जो है वो सही है। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC अंडर प्रोजेक्ट नंबर आर मैनेज बाय वेटरन ऑफ देयर फैमिली, इंश्योरिंग दैट दोज हु अंडरस्टैंड द यूनिक नीड्स ऑफ वेटरन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सर्विस डिलीवरी। तो प्रोजेक्ट नमन जो है उसमें आपको उसके तहत CSP भी खोला जाता है, जो कि आपको जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी या सिपाही हैं उनके द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा इसको चलाया जाता है, ताकि जो भी सर्विसेज डिलीवरी हो उनको प्रॉपर इसकी जानकारी हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। प्रोजेक्ट रिलाई ऑन द स्पर्श डिजिटल पेंशन सिस्टम, देयर इज ए प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। जो स्पर्श डिजिटल पोर्टल है उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिकुलरली थ्रू HDFC बैंक विच सपोर्ट्स द प्रोजेक्ट बाय ऑफरिंग स्पर्श इनेबल पेंशन सर्विस। तो स्पर्श डिजिटल में आपको HDFC बैंक की भागीदारी है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइक्लोन। चक्रवात की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है द साइक्लोन आर इंटेंस सिस्टम ऑफ एयर सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर सेंटर। चक्रवात कम दबाव वाले केंद्र के चारों ओर वायु परिसंचरण की तीव्र प्रणाली है। दूसरा कहता है ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ऑक्योर इन बोथ मिड लेटीट्यूड एंड ट्रॉपिकल रीजन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांश और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में हो सकते हैं। तीसरा कहता है साइक्लोन रोटेट इन ऑपोजिटिव डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स ड्यू टू कोरिडोर्स इडिट कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस प्रभाव के कारण चक्रवात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि ये सही है और ये सही है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण चक्रवात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांश और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में हो सकते हैं, ये गलत है। चक्रवात जो है कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर वायु परिसंचरण की तीव्र प्रणाली है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। साइक्लोन्स आर इंडीड इंटेंस सिस्टम ऑफ एयर सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर सेंटर। जो कम वायु दाब का क्षेत्र होता है वहां से वायु वहां उसको फिल करने के लिए पहुंच जाता है। ऑफन कैरेक्टराइज बाय वायलेंट स्टॉर्म एंड एडवर्स वेदर कंडीशन। 2 जो है वो गलत है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, नॉट इन मिड लैटिट्यूड रीजन। तीसरा जो है आपको सही है। साइक्लोन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउथ हेमिस्फीयर ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट। तो ये आपको दक्षिणी जो हेमिस्फीयर होता है उसमें आपको ये क्लॉकवाइज घूमते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न में, तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोन के बारे में। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसीजर अंडर द ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम EDRS 2022। ई विवाद समाधान योजना 2022 के तहत प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है द डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन कमिटी कैन मॉडिफाई ऑर्डर रिड्यूस और वेव पेनाल्टीज अंडर दिस स्कीम। इस योजना के तहत विवाद समाधान समितियां आदेशों को संशोधित कर सकती है, दंड को कम या माफ कर सकती है। दूसरा नंबर कहता है द DRC मस्ट इशू डिसीजन विथ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। DRC को आवेदन की तारीख से 9 महीने के भीतर निर्णय जारी कर रखना होगा।
तीसरा कहता है द स्कीम इज अवेलेबल अक्रॉस मल्टीपल रीजन जुरिडिक्शन इन इंडिया। यह योजना भारत में कई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों में उपलब्ध है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 2 हो जाएगा, केवल 2। व्याख्या देखते हैं इसकी। स्टेटमेंट एक जो है वो सही है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी अंडर द ई डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन स्कीम, जो कि 2022 में लाया गया था, have the authority to modify, order and reduce or waive penalty providing relief to eligible taxpayer। तो ये आपको डिस्प्यूट्स का आपको पेनाल्टी भी लगा सकता है और उसको लागू भी कर सकता है। तीसरा जो है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। द स्कीम इज अवेलेबल अक्रॉस 18 रीजनल जुरिडिक्शन इन इंडिया मेकिंग इट एक्सेसिबल टू टैक्सपेयर इन डिफरेंट रीजन। तो ये आपको पूरे भारत में 18 रीजन में बांटा गया है इसको, और 18 रीजन में ये काम करता है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। DRC आर रिक्वायर्ड टू इशू देयर decision within 6 months from the end of the month in which the application is admitted। तो ये इसका क्या है कि DRC जो है 6 महीने के अंदर, अगर आपने आज एप्लीकेशन दिया तो 6 महीने के अंदर इसको अपना डिसीजन जो है वो सुनाना पड़ेगा। और 9 मंथ जो है नहीं है, 9 मंथ नहीं हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा। द टाइमलाइन इंश्योर ए क्विकर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर द स्कीम। तो ये आपको 6 महीने का टाइम उन्होंने दिया, तो ये एक फ्रेमवर्क है कि 6 महीने के अंदर में आपको कर ही देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फैक्ट्स ऑफ द डे की। तो फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहले जो बात है वो एक राष्ट्र और एक चुनाव, 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन। तो किस समिति की सिफारिश पर यह किया गया, तो हाल ही में रामनाथ कोविंद ने 2024 में मार्च 2024 में इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है भारत सरकार यानी कि राष्ट्रपति को सौंपी थी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और पीयूष गोयल जो है वो आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के इनका पोर्टफोलियो है, और ये आपको DPIIP डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड के तहत इस पोर्टल को चलाया जा रहा है। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया, तो ये आपको निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया, और 2024 के जो बजट भाषण था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। तो NPS वात्सल्य योजना जो है ये आपको 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के किसी व्यक्ति को के लिए लिया जा सकता है। इसमें है कि आप जितना पैसा इसमें डालिएगा उतना जो है आपको NPS में जाएगा, और वो आप जैसे 60 साल के हो जाइएगा, जो 60 साल के बाद वो मैच्योरिटी होगा, तो वो आपको हर महीने पेंशन यानी कि हर महीने आपको उसका भुगतान होगा। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर किस भारतीय ने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से भारतीय हैं, तो अनमोल जैन नाम है इनका। किससे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, अमृत मोहन प्रसाद को। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, तो SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो अमृत मोहन प्रसाद को। तो ये थी आज की डिस्कशन, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।